नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एक बहुत ही क्रिटिकल समय में हुई है और इसके अपने खतरे हैं, इसकी अपनी चुनौतियां हैं। क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, अहिंसक आंदोलन कर रहे थे और ऐसी कोई वजह दिख नहीं रही थी कि उन्हें इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया बहुत ही नाटकीय अंदाज में। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, ठीक उसके पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट भी किया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, जो कि बहुत कठोर कानून माना जाता है। आमतौर पर इस तरह के मामलों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसे भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। ये जो भी कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और ये मानवाधिकारों का हनन भी है। सामान्य रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार जनता को है, लोगों को है, और अगर वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें इस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए जो कि केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे थे, 35 दिनों से उनका अनशन चल रहा था और उसके बाद एक दिन कुछ लोग जाकर बीजेपी के दफ्तर को जला देते हैं, सीआरपीएफ की गाड़ी को जला देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और उस सब घटना में 4 लोग मारे जाते हैं। ठीक है, ये हिंसा हुई, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ही बीजेपी के दफ्तर के जलाने का कोई समर्थन कर सकता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हिंसा हुई, एक तो किन हालात में हुई, एक सवाल, और सवाल दूसरा ये है कि क्या इस हिंसा में सोनम वांगचुक का हाथ था? क्या सोनम वांगचुक ने हिंसा करवाई? और अगर वो हिंसा करवा रहे थे तो उनको उससे क्या फ़ायदा होने जा रहा था? जबकि जैसे ही हिंसा हुई, सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हिंसा से हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचा है। तो वो समझ रहे हैं कि हिंसा का असर किस तरह से नकारात्मक पड़ता है और इसीलिए वो जितने भी उन्होंने आंदोलन किए हैं वो शांतिपूर्ण रहे हैं, अहिंसक रहे हैं। बल्कि लेह से दिल्ली तक की यात्रा भी उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से की थी। ये सब देख रहे थे। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने ये कदम उठाया है तो क्यों उठाया है और किस आधार पर उठाया है? पहले मैं आपसे आधार बता देता हूँ। आधार उन्होंने ये लिया है कि अपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेन जेड आंदोलनों का, प्रदर्शनों का जिक्र किया। अब आप सोचिए कि दुनिया भर में आंदोलन होते हैं, आंदोलनों से लोग प्रेरणा भी लेते हैं, उनका जिक्र भी करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी देखते हैं और उनमें से जो अपने मतलब की होती है उसे ग्रहण भी करते हैं। तो ये पूरी दुनिया का रिवाज है। लेकिन अगर किसी अपने प्रदर्शन के दौरान इनका जिक्र कर दिया तो क्या वो इतना बड़ा अपराध हो जाता है? आपने उसको इस तरह से परिभाषित कर दिया, इस तरह से उसको मोड़ दे दिया कि वो लोगों को हिंसा भड़का रहे थे या उन्होंने लोगों को उकसाया जिसकी वजह से ये हिंसा हुई। ये एक बहुत ही बेतुका और बेबुनियाद आरोप है। ये सरासर बेहूदगी है, क्योंकि ये इस आधार पर तो गिरफ्तारी बनती ही नहीं है। और गिरफ्तारी अगर होनी भी थी, मान लीजिए कि इस आधार पर गिरफ्तारी करनी भी थी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत तो बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं बनती, क्योंकि ये एक अतिवादी स्टेप माना जाएगा। हम सब जानते हैं कि रासुका बहुत कड़ा कानून है, 1980 का कानून है और इसके तहत अगर गिरफ्तारी हुई तो बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 3 से 12 महीने तक की हिरासत में रखा जा सकता है। यानी सरकार सोनम वांगचुक को कहीं भी उठाकर बंद कर देगी और 12 महीने तक कोई पूछने वाला नहीं है। 12 महीने तक बिना जमानत के वो जेल में बंद रहेंगे। सोचिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पर्यावरण कार्यकर्ता जिसे मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, जो पेशे से इंजीनियर रहा है, जिसने शिक्षा के मामले में कुछ नए प्रयोग किए हैं, वो
अपने प्रदेश के लोगों की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए, उनके जो भूमि संबंधी अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई आंदोलन कर रहा है, मांग कर रहा है कि उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाए और 6वीं अनुसूची में लाया जाए लद्दाख लेह को, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो जब तक शांतिपूर्ण आंदोलन है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वो आंदोलन चल रहा था, केंद्र सरकार से बातचीत भी हो रही थी, अचानक कोई हिंसा होती है और हिंसा के बहाने आप सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके आंदोलन को ख़त्म करने की साजिशें रच लेते हैं। ये बड़ा विचित्र तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मोदी राज में पिछले 11 साल से इसी तरह से चीज़ें हो रही हैं। भीमा कोरेगांव के आंदोलन को याद कीजिए। भीमा कोरेगांव के आंदोलन में हिंसा करने वाले संघ परिवार के लोग थे, उन्होंने हिंसा भड़काई थी, लेकिन गिरफ्तार किनको किया गया? जाने माने सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, और इस तरह से गिरफ्तार किया गया कि 3-3, 4-4 साल तक उनकी बेल नहीं होने दी। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि स्टन स्वामी को किस तरह से परेशान किया गया, उन्हें स्ट्रॉ तक नहीं दिया गया पानी पीने का, और उनकी मौत भी बाद में हो ही गई। हर तरह से प्रताड़ित किया गया। और ये एक उदाहरण हमारे पास है कि हमारी सरकार जो इस तरह के आंदोलन करते हैं या सरकार पर सवाल करते हैं या सरकार से कोई मांग करते हैं अपने अधिकारों की, तो सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पर ताकत का इस्तेमाल करती है। आंदोलन चाहे किसानों का हो, उसके साथ भी उसने उसी तरह से व्यवहार किया था। आंदोलन चाहे CAA के खिलाफ हुआ हो, उसके बारे उसको लेकर भी उसने, और इतने सारे छात्र आंदोलन हैं जो बेरोजगारी को लेकर, परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर, पेपर लीक होने को लेकर लगातार कर रहे हैं। उनके साथ ये तमाम सरकारें, जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं या जहाँ भी मोदी सरकार का वश चलता है, वो लाठी गोली की ही भाषा में बात करती है। तो ये उसका एक पैटर्न बन गया है जो कि सरासर अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र विरोधी है, और ये धीरे धीरे लोकतंत्र का गला घोंट रही है सरकार। तो जो कुछ भी लद्दाख में उसने किया है या सोनम वांगचुक को लेकर किया है, वो घोर आपत्तिजनक है हर सेंस में, क्योंकि उसने कार्रवाई तो पहले से ही शुरू कर दी थी। उसने गिरफ्तारी की भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। पहले उसने दूसरे आधार पर उनको फंसाने की कोशिश की, जिसमें FCRA नियम को तोड़ने के आरोप लगाए। उनके जो NGO हैं, स्थानीय फंड्स को विदेशी फंड लेने के आधार पर उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली थी। CBI इसकी जांच करने लगी थी, इनकम टैक्स के अधिकारी भी जांच करने लगे थे। वांगचुक ने इन तमाम आरोपों को से इनकार किया था और कहा था कि ये लद्दाख के वैध अधिकारों को दबाने की साजिश है। ये चूंकि सोनम वांगचुक इसमें कामयाब हो रहे थे, लोगों को जागरूक करने में, उनको संगठित करने में और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने में, उसने केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया, उसके अहंकार को चुनौती दे दी। तो ये जो कार्रवाई हुई है उसमें मुख्य रूप से मोदी सरकार का अहंकार है, प्रतिशोध की भावना है, बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी का दफ्तर जला है तो उन्हें लगता है कि ये सीधे बीजेपी को और केंद्र में सत्ता पर काबिज दल को चुनौती दी गई है कि बीजेपी का दफ्तर जल सकता है बीजेपी के राज में। इसे उसने इस तरह से लिया है। तो प्रतिशोध की भावना, आक्रोश की भावना, गुस्से और अहंकार की भावना, और उसके आधार पर ये किसी भी आंदोलन को कुचलने की नीयत, ये इस सरकार की टेंडेंसी रही है और उसने वही किया है। दुर्भाग्य की बात है, जो कि मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ, कि ये लद्दाख हमारे सीमांत इलाके पर है, सीमांत प्रदेश है, राज्य है, जहाँ पर हर सरकार को बहुत ही सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन सीमांत राज्यों में अगर असंतोष पैदा होता है आपकी उपेक्षा से, आपकी लापरवाही से, आपके दमन से, तो उसका फ़ायदा दुश्मन देश उठाते हैं। उसका फ़ायदा चीन उठाएगा और पाकिस्तान भी उठाएगा। देखिए, इस पूरे आंदोलन में कारगिल भी साथ आ गया है। कारगिल और लद्दाख दोनों ने ही
केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया, विरोध प्रदर्शन किए हैं। दोनों ही जो हिस्से हैं वो एक साथ मिलकर, जबकि माना जाता था कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते आए हैं, लेकिन ये दोनों एकजुट हो गए हैं और उन्होंने मिलकर विरोध किया है। दोनों की जनता ने मिलकर सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। और ऐसे में आप जानते हैं कि कारगिल तो पूरा पाकिस्तान से लगा हुआ है और लद्दाख की सीमाएं चीन से लगी हुई हैं। तो हम दोनों अपने पड़ोसी, जिन्हें हम शत्रु भी मानते हैं, उनके हाथ में कुछ आप ऐसी चीज़ें दे रही हैं जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि केंद्र सरकार में वो काबिलियत भी नहीं है, वो समझदारी भी नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सके और इसके आधार पर काम कर सकते। ये दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की घनघोर नाकामी का एक और उदाहरण है। अमित शाह लगातार नाकाम होते रहे हैं, राज्य के बाद राज्य में लगातार फेल होते रहे हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, लद्दाख हो। ऐसे जितने भी सीमांत राज्य हैं, एक तो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में वो फेल साबित हुए हैं। उनको पहले खबर ही नहीं होती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहलगाम का हमला हम जानते ही हैं कि किस तरह से इस सरकार ने डील किया है। ये चीज़ें लगातार घट रही हैं और हमारे अमित शाह जब ये लद्दाख में हो रहा है तो वो बिहार में बैठकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं, बिहार चुनाव की। तो उनका फोकस देश को चलाना नहीं है, देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। वो केवल चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने के खेल में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें डेवलप करती रहती हैं। मसलन इसी समस्या को ले लीजिए, लद्दाख की समस्या को ले लीजिए कि पिछले 4 साल से ये लगातार आंदोलन चल रहे हैं इस तरह के, लेकिन अभी जाकर अमित शाह की गृह मंत्रालय ने कहा कि हम 4 अक्टूबर को बातचीत करेंगे। ये बातचीत पहले भी हो सकती थी, जब सोनम वांगचुक दिल्ली आए थे यात्रा करके, एक अच्छी बातचीत हो सकती थी, उसमें आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन कोई प्रोग्रेस हमें नहीं दिखाई दी। फिर आपने वादा खिलाफी की, आपने वादा किया कि हम आपकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, 6वीं अनुसूची के तहत लाएंगे। वो भी आपने नहीं किया और ना ही अभी भी आपने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे, हम आपकी संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे। ये जो पूरा रवैया है अमित शाह एंड कंपनी का और इस सरकार का कि अगर कोई छोटा समुदाय है, कोई छोटा राज्य है, तो हम उसकी नहीं सुनेंगे क्योंकि उसकी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। लद्दाख से केंद्र सरकार का कोई बनना बिगड़ना नहीं है, बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। मणिपुर के मामले में भी हमने यही देखा कि अमित शाह ने परवाह नहीं की, मोदी सरकार ने परवाह नहीं की और वो मणिपुर अभी तक जल रहा है पिछले 2.5 साल से। तो सीमांत राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, राजनीतिक रूप से उनका बहुत वेट नहीं है, इसलिए हमारे गृह मंत्री उसकी परवाह नहीं करते हैं। या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है और वो ये पहलू हो सकता है कि दरअसल हमारे गृह मंत्री इतने काबिल हैं ही नहीं कि इस तरह की समस्याओं को हैंडल कर सकें, इस तरह की समस्याओं की गंभीरता को समझें, संवेदनशीलता को समझें और उसके लिए समय रहते कदम उठाएं ताकि वो ज्वालामुखी की तरह न फटें, जैसे कि लद्दाख में फटे, जैसे मणिपुर में फटा। ऐसा और भी कहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि अमित शाह गुजरात राज्य से आए हैं जहां आमतौर पर इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं, हुई भी हैं तो उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है वो भी हमें सबको पता है कि कितने फेक एनकाउंटर से उनके नाम जुड़े हैं। तो ये जो फेक एनकाउंटर वाली मानसिकता है और ये जो गुजरात मॉडल है, इस तरह के आंदोलनों से निपटने का, विरोध प्रदर्शनों से निपटने का, लगभग उसी तर्ज पर ये सरकार चल रही है, जो कि एक तानाशाह सरकार होती है, निरंकुश सरकार होती है, जो जनता की आवाज़ को सुनने के बजाय उसे कुचलने में विश्वास रखती है, ताकत का इस्तेमाल करती है बजाय संवाद और उसके ज़रिए कोई समाधान ढूंढने का। तो ये एक पूरा परिदृश्य है लद्दाख का और केंद्र सरकार का, जहां पर एक ऐसा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है जो पूरी भारत की एकता, अखंडता के लिए
आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है। जो पार्टी बार बार देश की एकता की बात करती है, वो उस पार्टी का व्यवहार कैसा है, इस एक घटना से और आपको स्पष्ट हो जाता है। देखिए, भीमा कोरेगांव की घटना तो महाराष्ट्र में हुई थी। क्योंकि वो सीमा से काफ़ी दूर थी, इसलिए उसका जो डायमेंशन है वो सीमित रहा। उसका प्रभाव और उसका दुष्प्रभाव दोनों एक इलाके तक सीमित रहा। लेकिन जो सीमा में सीमांत राज्य हैं, वहाँ अगर इस तरह की गड़बड़ होती है तो उसके बहुत सारे खराब परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। और अतीत में ये हुआ है। कई राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में चीन ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। चीन ने हथियार दिए हैं, चीन ने उन्हें ट्रेनिंग दी है, म्यांमार में ट्रेनिंग हुई है, ये हम सब जानते हैं। और इधर पंजाब का में जो खालिस्तानी आंदोलन था, उस दौरान पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, ये भी सब जानते हैं। तो ये सारे अनुभव हमारे पास हैं। इसके बावजूद ये सरकार समझने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत ही दुखद पहलू है, दुखद से ज़्यादा खतरनाक पहलू है। और इसमें मैं तो कहूँगा कि अमित शाह का इस्तीफ़ा बनता है। जितनी नाकामियाँ उनके खाते में जुड़ चुकी हैं, उसके बाद वो गृह मंत्रालय संभालने लायक व्यक्ति नहीं रहते हैं। उन्हें पद से हटना चाहिए या प्रधानमंत्री मोदी को उनके पद से हटाना चाहिए, किसी काबिल व्यक्ति को गृह मंत्रालय देना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के नाक के बाल हैं, उनको वो बाहर नहीं कर सकते हैं। वो उन दोनों के बीच पता नहीं किस तरह का गठजोड़ है, जिसमें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और ये अमित शाह के मामले में ये बार बार होता दिख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।